नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी केतकी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए केतकी। ब्रज भूमि के जिस कोने में जमुना बहती है उसी ओर करील कुंजों की ओट मेरा गांव मधुपुर बसा हुआ है। केतकी वहीं ब्याह कर उसी गांव आई थी। ट्रैक्टर की ट्रॉली में बिछे मखमली पतले कालीन पर मुख पर लंबा और गुंठन डाले सिर झुकाए बैठी थी। ट्रैक्टर के आसपास बच्चे मंडरा रहे थे, जिनमें से नन्हे मुन्ने तो ट्रैक्टर को पकड़कर ही चकफेरी लगा रहे थे, लेकिन कुछ जो कद में बड़े थे बहू को गहरी दृष्टि से एकटक देख रहे थे। दुल्हन के रेशमी वस्त्र छूने का असफल प्रयास करने में लगे थे। सूरज के क्षितिज से उतरते ही शादी में आई रिश्तेदारनी तथा पड़ोस की महिलाएं मंगल गान करती केतकी के पास तक पहुंची। बिहारीपुर वाली बुआ ने ट्रैक्टर की ही पूजा कर दी रथ की तरह। बहू को सहारा देकर नाइन ने उतारा था। सबसे पहले मुंह दिखाई की रस्म बुआ ने ही की थी। घूंघट उठाते ही बुआ ठगी सी रह गईं। कंचन वर्णा केतकी मृगनयनी सी झकझक करता रूप लिए नाक की नथ के लाल सफेद 3 मोती गुलाबी अधरों पर मचल रहे थे। सुराहीदार ग्रीवा पर हंसुली जैसे धवल हिम पर गोलाकार नाजुक सी स्वर्ण रेखा खिंच गई हो। जरी के बूटों वाले बनारसी गुलाबी ब्लाउज में यौवन को संभाले बांधे केतकी के रूप में अजंता की मूर्तिवत नारी सजीव हो उठी थी। एक साथ कई चेहरे मुख पर पड़ा घूंघट उठाकर केतकी की एक झलक पाने को उझक उठे। बुआ ने केतकी का मुख फिर ढक दिया। बहू तो ऐसी मलूक, रूप की पिटारी बांध लाए हैं पंडित जी, किसी का स्वर उभरा। सास तो श्यामल वर्णी थी, कोई दूसरी बोली। तभी ना पंडित जी इधर उधर ताक झांक पर उतर आए थे। जितने मुंह उतनी बातें। केतकी की समझ में ये सब पहेलियां कहाँ आ पा रही थीं। पंडित श्री गोपाल केतकी के ससुर, उन्हीं की पत्नी विद्यावती काया से सांवली सलोनी लेकिन भव्य व्यक्तित्व की स्वामिनी उस ग्रामीण अंचल की एकमात्र सुशिक्षित महिला थी। न जाने कौन से दुर्दिन में वह क्षण आया कि उनके पिता काल कवलित हो गए और भाई ने जब विद्या के लिए वर ढूंढा तो उसे पंडित श्री गोपाल ही सबसे उपयुक्त लगे थे। ऊंचा पूरा शरीर, गौरवर्ण, मुख पर दपदपाता तेज तथा स्वभाव से अति शालीन नवयुवक उसी कस्बे में अध्यापन करते थे जहां विद्यावती जन्मी थी। और क्या चाहिए था। विद्यावती जब उस गांव में ब्याह कर पहुंची तो अटपटा तो उन्हें लगा, क्योंकि अपनी शिक्षा उन्होंने आगरा और बनारस जैसे शहरों में अपने मामा के यहाँ रहकर पूरी की थी। लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने गांव के उस घरौंदे को सुरुचिपूर्ण सजावट और सुविधाओं के जरिए शहरी मकान सा बना लिया था। पंडित जी ने कभी उनकी बात में दखल नहीं दिया, यथावत सहयोग ही देते रहे। गांव में जो चीज कहीं भी नहीं मिलती, गृहस्थी का वह साधन उनके यहाँ अवश्य मिल जाता। क्या इमाम दस्ता, सिवाई की मशीन, विभिन्न सांचे, तोसक, तकिया, ठाकुर जी का पालना और न जाने क्या क्या। विद्यावती ने न जाने कहाँ कहाँ से जरूरत के सामान ला लाकर अपने घर को आदर्श गृहस्थाश्रम बना लिया था। एक छोटा कमरा उनका पुस्तकालय था। समाचार पत्र से लेकर धर्मयुग, नवनीत जैसी पत्रिकाएं और कामायनी, साकेत, उद्धव शतक, द्वापर, सिद्धराज जैसी पुस्तकें मैंने उनके घर पढ़ी हैं। निराट बीहड़ में सड़क से 4 मील दूरी पर बसे इस गांव में पंडित जी का घर मुझे अपनी आधुनिकता पर चकित करता रहा है। तीनों बच्चे वैशाली, श्रीकांत और मणिकांत जब पढ़ने की आयु में आए तो विद्यावती के मन में अपनी शिक्षा के सदुपयोग का विचार भी कौंधने लगा
और वे यही सोचकर कि शहर में बच्चों की शिक्षा ठीक हो पाएगी, आगरा के ही एक विद्यालय में अध्यापिका हो गईं। बड़ा बेटा श्रीकांत गुरुकुल भेज दिया गया। हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में पंडित जी को बेटे का गुरुकुल में पढ़ना युक्ति संगत नहीं लगा था। वे उसे वेद पाठ ही नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक न चली। यही सोचकर संतुष्ट हो लिए थे कि कॉलेजों में पनपते उत्श्रृंखल परिवेश में चाकू छुरे की नोक के बूते पर प्रमाण पत्र लेने के प्रलोभन से तो बच जाएगा उनका बेटा। कुछ नहीं तो किसी स्कूल में संस्कृत का अध्यापक लगवा देंगे। वैशाली तथा मणि विद्या के ही पास रह गए। मणि गूंगा ही पैदा हुआ था। जन्म होते ही जब उसका रुदन नहीं सुना तो किसी अनहोनी का आभास माता पिता को हो गया था। मणि के कारण भी विद्या कभी कभी विचलित हो उठती। विद्या के जाते ही पंडित श्री गोपाल उस भरी गृहस्थी में ऐसे अकेले हो गए जैसे अंधेरे में कोई चमगादड़ इधर उधर मंडराती फिरती है। किसी प्रकार भी शांति नहीं थी उन्हें। मितभाषी श्री गोपाल ऐसे भी तो नहीं थे कि चार जगह कह सुनकर अपना जी हल्का कर लें। घबराया हुआ बेचैन मन किन्हीं कमजोर क्षणों में आशनाई पर उतर आया। गौरवर्ण कंचन कचनार सी वह विधवा बाला जो अभी तक उनकी दया की पात्र थी, अब उसकी छवि हृदय में गहरे उतरने लगी। नित नई कल्पना के सहारे प्रेम बेल मन के वट वृक्ष पर चढ़ने लगी। विद्यालय के सामने के घर में रहने वाली वह कामनी कब उनका हृदय उनसे छीन ले गई, वे तो जान ही नहीं पाए। बेचैन मन को करार मिला, लेकिन यह खेल अधिक दिन कहाँ चल सका। किसी ने जाकर यह बात चुपके से विद्यावती के कान में डाल दी। उन्हीं के नैहर में उनके पति की यह प्रेम भरी आंख मिचौनी कब तक चलती। एक दिन विद्यावती चुपके से बच्चों को वहीं छोड़ भाई के घर आ गईं। एक दिन भी तो नहीं लगा जांचने में। चुपचाप अपनी ससुराल मधुपुर चली गईं, अकेली ही। पंडित जी जब संध्या समय गांव आए तो एक शब्द भी कड़वा नहीं बोली, कोई उपालंब नहीं दिया। बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। रात को जब पंडित जी की आंख खुली तो बिस्तर पर विद्यावती को ना पाकर कुछ देर तो लेटे रहे, लेकिन अधिक देर उनकी असमान अनुपस्थिति सहन नहीं हो सकी। उठकर लालटेन की बत्ती ऊंची की, इधर उधर देखा। सामने ही बरामदे में विद्यावती का मृत शरीर अपनी ही साड़ी का फंदा खाए लटक रहा था। घबरा गए श्री गोपाल, बच्चों की भांति बिलखने लगे। वे तो इस अनहोनी का सूत छोर भी पकड़ पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। सदा बच्चे ही पढ़ाए थे, मन भी बच्चों जैसा कोमल था। इसी निरीहता में आशिकी भी कर बैठे। जैसे किसी बालक की मां छोड़ जाती है तो वह जिसे भी अपने आसपास देखता है उसी के प्यार को ललकता है। स्नेहिल बाहें फैली देखकर जैसे कोई शिशु अनजाने ही किसी भी अंक में समा जाता है, ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ था। क्या करते? चुपचाप उठे, सीधे ग्राम प्रधान गंधर्व सिंह के पास पहुंचे। सारी कहानी बोल दी, कुछ भी नहीं छिपाया। मन विगलित होकर आंखों से बह निकला। अति बुद्धिमान गंधर्व सिंह कुशल कार्यशीलता के लिए विख्यात थे। उनके गांव में अपराध भी हुए, लेकिन कभी पुलिस नहीं आई। दरोगा के पांवों ने उस गांव की मिट्टी को नहीं छुआ था। उनके रहते पुलिस आए, उनकी तौहीन थी यह। गांव को एक परिवार सा बांधकर रख दिया था। गुण दोषों का विश्लेषण करके एक ही पड़ले में तोलना उन्हें ऐसा आता था कि दोषी व्यक्ति भी अपने मार्ग पर सबको सही नजर आने लगता। उनका मत था, हर मनुष्य गुण और दोष दोनों ही अपने आप में समेटे रहता है। कब कौन सा उजागर हो जाए यह तो उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसी मानसिकता लिए गंधर्व सिंह दक्ष प्रशासक माने जाते थे। ऐसा ही उन्होंने उस रात किया। कुछ लोगों को लेकर विद्यावती की लाश चुपचाप शमशान में भोर होने से पहले ही अग्नि को समर्पित करा दी। कोई जान ही नहीं पाया कि उनको क्या हुआ था। कोई कहता विद्यावती ने पंडित जी की प्रेम लीला देख ली, कोई कहता उन्हीं का कोई प्रेमी धोखा दे गया सो विष पी लिया,
कोई कहता सन्निपात ज्वर चढ़ा था, बचती कैसे। अनेकों बातें हुई थी। बेटी वैशाली बड़ी थी, दिन रात चंद्रकला सी बढ़कर बड़ी हो गई। पंडित जी ने वर खोजकर जल्दी ही उसे ब्याह दिया। बिन मां की बेटी अपने घर ही अधिक सुरक्षित रह सकेगी। श्रीकांत गुरुकुल में ही पढ़ रहा था और मणिकांत को पढ़ाने के लिए प्रयत्न करते ही रहते, लेकिन गूंगा होने के साथ साथ वह कुशाग्र बुद्धि बालक नहीं था। थोड़ा बहुत ही पढ़ पाया। अपने दूसरे विवाह की बात तो श्री गोपाल ने कभी सोची भी नहीं, लेकिन रिश्ते तो आते ही रहते थे। हमारे समाज में पुरुष चाहे जितनी उम्र लांघ जाए, पत्नी के रूप में कुंवारी कन्या उसे मिल ही जाती है। केतकी का विवाह प्रस्ताव भी पंडित जी के लिए ही आया था। एक तो अति दरिद्र घर में जन्मी थी केतकी, ऊपर से अपने ही बाल सखा चंदना की अति समीपता उसे बदनाम किए दे रही थी। जातियों की रूढ़ियों से जकड़ा हमारा समाज हरिजन युवक चंदन से विवाह की अनुमति केतकी को कभी नहीं दे सकता था। केतकी तो चंदन की प्रखर बुद्धि पर आसक्त हो उठी थी। शारीरिक सौष्ठव का उसे कदापि मोह नहीं था, लेकिन आसपास के लोग तो एक ही भाषा जानते हैं और किसी भी मिलन का अर्थ भी एक ही निकलता है, प्रणय। इसीलिए डरे सहमे केतकी के पिता अपनी रूपसी बेटी का रिश्ता विधुर श्री गोपाल के घर लेकर जा पहुंचे थे। अपनी दशा को देखते हुए वे किसी सुयोग्य नव युवक वर की तलाश का साहस ही नहीं जुटा पाए। पंडित श्री गोपाल मन से अति कोमल तथा विचारों से यथासंभव आधुनिक थे। उन्हें कन्या के पिता की मजबूरी समझते देर नहीं लगी। उन्होंने केतकी के पिता के समक्ष जब अपनी बात कही तो हर व्यक्ति उनके औदार्य को देख अचंभित रह गया। आपकी कन्या की उम्र ही क्या होगी गिरी प्रसाद जी? आप इसलिए मेरे बेटे श्रीकांत का हाथ नहीं मांग पा रहे कि कदाचित मैंने उसके दहेज से अपना घर भरने की बात सोच रखी हो। ऐसा हरगिज नहीं है। यह विवाह प्रस्ताव मेरे लिए न होकर श्रीकांत के लिए ही उपयुक्त है। धन्य हो उठे थे केतकी के पिता। कैसा भय लेकर आए थे और कैसा मैत्री भाव मिला। यही सोच रहे थे कि गंधर्व सिंह का यह गांव कितने ही सुदूर आंतरिक अंचल में क्यों न बसा हो, लेकिन यहाँ के कण कण में मानवता का निवास है। केतकी यहीं सुखी रहेगी और खुशी से केतकी का कन्यादान कर दिया था। विवाह की गहमा गहमी कम होने लगी। मेहमान विदा होने लगे। केतकी की विवाह सेज सजी, लेकिन श्रीकांत को तो अभी 6 माह गुरुकुल में ही पढ़ना था। गुरुकुल में विवाह की आज्ञा ही कहाँ थी। पिता की व्यवस्था देखकर श्रीकांत चोरी छुपे 7 फेरे लेने आ गया था। विवश ब्रह्मचारी संयम का कवच धारण किए वह केतकी की मधु यामिनी में मधु मिश्रित बातों का ही आदान प्रदान करता रहा। अल्हड़ कमनीय किशोरी अपने प्राण प्रिय की अति मोहक छवि पाकर ही मुग्ध होती रही। शीतल समीर सा स्पर्श का झोंका आता, पर न जाने श्रीकांत के मन पर किस निषेध का पहरा था जो चट से उस बलिष्ठ पुरुषीय भुजा को पीछे खींच लेता। आऊंगा केतकी, जल्दी लौट आऊंगा। 6 महीने तो यूं ही पलक झपकते निकल जाएंगे, वह चुटकी बजाकर कहता। केतकी को यदि वह छू भी लेता तो कौन सी उसकी गुरु मंडली इस सुदूर ग्राम में आकर उसे इस निविड़ अंधकार से होकर निहार पाती। लेकिन वह तो अपने गुरुवरों की सहस्त्रों आंखें अपने मन पर गाड़कर ब्याह की वेदी पर चढ़ा था। रात भर जागरण करके दोनों एक दूसरे की आंखों में समाते रहे। प्रातः गुरुकुल प्रस्थान के लिए श्रीकांत का सामान बंधने लगा। ब्रह्मचर्य की ढेरों किताबें समेटे वह असहाय बना उस यक्ष की भांति चल दिया जिसे रामगिरी पर्वत पर शापवश वनवास मिला था। 6 महीनों के दिनों को एक एक करके गिनने को रह गई केतकी। पल छिन कितने बड़े होते हैं, दिनों की बात कौन करे। नैहर भी कैसे जाए। श्रीकांत की बात याद हो आती। अम्मा नहीं रही, तुम ही हो अब इस घर की स्वामिनी, संभालना। पिताजी और मणि को तुम्हारे आश्रय छोड़ता हूं। निश्चिंत होकर पढ़ूंगा, तुम जो हो। पत्र आते थे ऐसे ही सर्वस्व सौंप देने वाले। इस घर से बंद कर रह गई वह। पंडित जी के पास गंधर्व सिंह का आना जाना तो पहले से ही था,
नैतिकता के नियमों पर पैनी धार धर चुके थे वे। गांव की बहू बेटियों को किसी की दृष्टि भी स्पर्श कर जाए तो ग्राम प्रधान गंधर्व सिंह उसके हाथ पैर बंधवाकर पंचायती चबूतरे पर डलवा देते थे। जवानी के उद्दाम वेग से पीड़ित बांके जवान भूले से भी किसी नव यौवना को पलकों की चिलमन उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाते थे। यदि किसी विधवा परित्यक्ता से इस संवेग का अवरोध नहीं हो पाता और उसका परिणाम गर्भ के रूप में सामने आने लगता तो स्त्री को क्या दंड दें। बहुत सोच विचार कर उन्होंने यह समाधान निकाल लिया था कि उसी घर के पुरुष सदस्य का भरी पंचायत में हाथ गहने को कह देते थे गंधर्व सिंह, और इस तरह अजन्मे शिशु के पिता की घोषणा भी हो जाती। ऐसा बहुजन हिताय नियम बना दिया था जिससे कितने ही जन्मे अजन्मे शिशु हत्या से बच जाते। उस स्त्री के घर वाले भी क्या करते, यह जानते हुए भी कि यह रक्त बीज उनका अपना नहीं है, स्वीकार करने को बाध्य हो जाते। कुल की मर्यादा की रक्षा जो करनी होती। पंडित श्री गोपाल देख रहे थे कि गंधर्व सिंह का आना जाना कुछ अधिक ही बढ़ गया है। प्रगाढ़ मैत्री के उपरांत भी पहले कभी 6-8 दिन में आना होता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। आते तो घंटों बैठे रहते। केतकी कभी चाय भिजवाती, कभी पानी तो कभी भोजन। मणि हर समय तो रहता नहीं था, वैसे ही वह गूंगा मंद बुद्धि बालक था। केतकी को ही चाहे अनचाहे जलपान देने आना पड़ता। पाजेब की झनकार से घर गुंजरित हो उठता था और साथ ही गंधर्व सिंह का मन। केतकी ने कितनी बार कहा था, देखो मणि, घर में रहा करो, खासकर गंधर्व काका के आने पर। जानते हो, मुझे चाय पानी देने जाना पड़ता है। अच्छा लगता है क्या? मणि भाभी की आज्ञा पालन करने का हर संभव प्रयत्न करता, लेकिन कभी कभी भूल हो ही जाती। भाभी को जितना मणि ने चाहा, शायद उतना वह अपनी मां से भी जुड़ नहीं पाता। भाभी तो स्नेह में डूबी मणि को ममता से नहलाती रहती। मणि के पास बोल होते तो वह क्या क्या न कहता, लेकिन केतकी तो मणि की आंखों की भाषा समझ गई थी। उसकी भूख प्यास सब वह मणि की आंखों में पढ़ लेती। अब गंधर्व सिंह जैसे सूंघ कर आने लगे थे। पंडित जी स्कूल में पढ़ाने गए होते और मणि को किसी बहाने बाहर भेज देते। अजीब सी स्थिति हो उठती। अकेली क्या करे, अंदर हो जाती। थोड़ी देर बाद वे अपने मार्ग चले जाते। नैतिकता की बागडोर संभाले गंधर्व सिंह ने अपनी आंखों में बसी शालीनता का डंका जो बजा रखा था, इसलिए शक सुबह के लिए स्थान नहीं बचता था। गौर वर्ण ऊंचे पूरे कद की सुंदर पत्नी होने पर उन्हें क्या आवश्यकता थी किसी और को देखने की। लेकिन केतकी अपने रूप में कैसा जादू भर लाई है कि गंधर्व सिंह के पांव उधर ही खींचे चले जाते हैं। झीना घूंघट मुंह पर डाले जब वह उनके सामने से निकलती तो पंडित जी लाख अपने मुख पर आए भाव छिपाते, लेकिन फिर भी मुग्ध हुई आंखें आंगन तक उसी का पीछा करती हुई वहां तक जाती जहां से केतकी ओझल न हो जाए। अकेले में घंटों सोचते रहते। औरों की बात तो अलग है, लेकिन पंडित मेरा मित्र है, क्या सोचेगा। रात दिन का चैन हर ले गई यह बित्ते भर की छोकरी। उसी को पा जाने की घात लगाए वे रात भर जागते रहते। पंडित जी श्रीकांत से मिलने गुरुकुल जाने लगे। गंधर्व सिंह की नजर में खोट है कि नहीं जांच नहीं पा रहे थे, लेकिन मित्र है यही सोचकर घर की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप गए। केतकी और मणि का ख्याल रखना गंधर्व, कहकर श्री गोपाल चले गए। रात गहराने लगी थी। मन नहीं लग रहा था केतकी का। इधर उधर टहलने लगी। फिर जाकर श्रीकांत के पत्र निकाल लाई। दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ते पढ़ते प्रेम विभोर हुई जा रही थी। अभी तो तपस्या शुरू हुई है श्री, मेरी और तुम्हारी दोनों की। भगवान से मनाना कि हम उसी तरह फिर मिलें जैसे उस मधुयामिनी में मिले थे। सोच ही रही थी कि द्वार पर दस्तक हुई। मणि होगा सोचकर उठी और द्वार खोल दिया, लेकिन सामने मणि नहीं गंधर्व सिंह खड़े थे। तुरंत सिर का पल्ला नीचे कर लिया। गंधर्व सिंह अंदर आकर बैठ गए। पानी ले आओ केतकी, इधर से निकल रहा था, प्यास लगी थी,
सोचा पानी पीता चलूं तथा तुम लोगों की खबर भी लेता चलूं। पंडित तो 4 दिन की कहकर गया है। तुम घबराना नहीं, मैं तो हूं। केतकी तो कांप उठी थी। इतनी रात गए यह क्यों आए हैं? पानी लेने अंदर गई। तब तक गंधर्व सिंह द्वार के वज्र कपाट बंद कर चुके थे तथा मणि के कमरे के किवाड़ों की कुंडी भी ऊपर से चढ़ा दी थी। गांव और गांव के पर्वतीय इलाके में रणकेसरी से माने जाने वाले गंधर्व सिंह केतकी के सामने आते ही कैसे दीन याचक बने पालतू कुत्ते से दुम हिलाने लगे थे। याचना की यह घिनौनी तस्वीर भी होती है। केतकी इस बात से नितांत अपरिचित थी। ससुर की अवस्था का यह वृद्ध होता नर क्या अब भी अपनी वासना के लिए किसी शोणसी कन्या का पार्श्व चाहता है? यही सोचकर वह आश्चर्यचकित हुई जा रही थी। केतकी वहां से हटकर आंगन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन पीछे पीछे वह मदांध कामुक स्वप्नवेशी भी चला आ रहा था। कहां जाए अपनी अस्मिता को बचाने? कैसे इस अभेद्य प्राचीर की भित्तिकाएं गिरा दे? यही सोच रही थी कि चंद्र जुन्हाई नहाए आंगन में उनका हाथ उनके सिर पर स्पर्श कर उठा। वृश्चिक डंक सा वह स्पर्श नीचे और नीचे फिसलने लगा। खिचड़ी बालों और झुर्रियां पड़ते मुख की अवज्ञा पर कितने ही भीभत्स चुम्बन ले डाले थे गंधर्व सिंह ने। एकदम भाग छूटी वह। यहां से वहां आंख में चौनी खेलती कितनी ही देर तक अपने को बचाती रही थी, पर बलिष्ठ बाहों का जोर उस छरहरी दुबली पतली बाला से कहां तक परास्त हो पाता। आलिंगन की संपुटता में भयभीत हुई चीख उठी, जैसे गर्दन के ठीक पास छुरी देखकर बकरी मिमियाने लगती है। सारा घर चीखों से भर गया। मणि की झपकी हुई आंखें यकायक खुल गईं। उनींदी आंखें किवाड़ों में हुए छिद्र रंध्रों पर गड़ा दी मणि ने, और उन रंध्रों से जो देखा, मणि को लगा धरती कांप रही है। उमड़ते चीत्कार को वह सुन सकता था। छटपटाहट से टूटते भाभी के पैर और फूटती चूड़ियां ठीक आंगन के बीचों बीच देख पा रहा था, और देख रहा था उस नर पिशाच भीभत्स पौरुष को। लेकिन विधाता ने भी यह अनहोनी हो जाने के लिए ही मणि को मूक बना दिया था। अपने मूकपन पर उस दिन उसको अपने प्राण हनन का ख्याल आया था। काश वह बधिर भी होता और साथ ही होता नेत्रहीन। आंखों से झरझर आंसू बरसाने के अलावा कुछ न कर पाया था। बस दरवाजा ही पीटता रह गया। केतकी का कौमार्य, जो अब तक श्रीकांत की धरोहर सा सहेजा था, धज्जी धज्जी हो गया। मधु यामिनी की मधुर कल्पना यूं रक्त रंजित हो उठेगी, ऐसा कब सोचा था उसने। लुटी ठगी सी क्रोधाग्नि में भस्म होती हुई जलने की पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी केतकी। मणि का द्वार खोल देना और इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना। पंडित जी के कितने ही राज अपने सीने में दफन किए बैठा हूं। खुली धमकी देकर गंधर्व सिंह घर से बाहर निकल गए। अकेली जान घायल हिरनी सी दीवारों से सिर मारती फिरी। सारा तन रक्त में नहा उठा। एक ही आह, एक ही कराह, श्री अब कैसे मिलूंगी तुमसे? कैसा तप कराया मुझसे जो बीच में ही भंग हो गया। जोर जोर से किवाड़ों पर थाप की आवाज से ध्यान उधर गया तो पांव को घसीटती हुई वहां तक पहुंची और थरथराते हाथों से द्वार खोल दिया। किवाड़ आधे ही खुले थे कि मणि गिरकर उसके पांव में लौटने लगा। जिह्वाहीन निरीह बालक केवल आंखों से रो रहा था। केतकी ने पांव पर से उठाकर सीने से लगा लिया। मेरे मणि, मेरे बच्चे, तू भी यहां था? लिपट गई मणि से। आंसुओं की अविरल धारा से एक दूसरे को भिगो रहे थे। कौन सुनता था, कौन देखता था वहां? कई बार सोचा ससुर के आने के पहले ही जान दे दे, लेकिन कोई शक्ति रोकती थी यूं कायर बन आत्मदहन करने से। सारे तूफान मन में समेटे सामान्य हो उठी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब मणि हाथ में कुल्हाड़ी लिए मिट्टी की कसम खाकर मिट्टी माथे से लगाने लगा तो उसने बरस दिया। मणि, किसी से कुछ ना कहना, कह दिया मैंने। हाँ। पंडित जी गुरुकुल से लौट आए। श्री की कुशल मंगल सुना दी केतकी को। सब कुछ ऐसे चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
प्रलय के पश्चात की असीमित शांति समा गई उसके जीवन में। किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी। गंधर्व सिंह का आना जाना भी ज्यों का त्यों चलता रहा। जघन्य अपराधी ने मन का चोर जरा भी तो उजागर नहीं होने दिया। मणि की आंखों में उन्हें देखकर जो खून उतरने लगा था, उसे देखकर गंधर्व सिंह पल दो पल को भयभीत से बुरी तरह सिहर उठते। 4 महीने बीतने को आ गए। केतकी के अंदर का जीव गर्भ में सांसें लेने लगा, हरकत होने लगी। पेट में पल रहे गंधर्व सिंह के इस अंश की वह हत्या कदापि करना नहीं चाहती थी। आज एक ऐसा ही फैसला होना था जिसकी दोषणी थी रेशमिया। रेशमिया के सिर पर यह अपराध था कि वह अपने यौवन के उद्दाम संवेग को रोक पाने में असमर्थ हुई व्यभिचार कर बैठी है। गर्भ में दिन दिन बढ़ता शिशु उसके दुराचार की घोषणा करने लगा है। रेशमिया का देवर गिरधर सिंह उसका हाथ पकड़ने को राजी हो गया था। क्या करता? विधवा भाभी की कोख में न जाने किसका अंश था, लेकिन पिता का नाम उस शिशु को उसके सिवा देता भी कौन? सो सारा दोष अपने सिर लेने में ही भला था। कुल की मर्यादा भी तो बचानी थी। पूरा गांव एकत्रित था। ऐसे किस्से सभी को लालायित कर देते हैं। चुल्लू भर पानी तो डूबने को उन्हें ही नसीब नहीं हो पाता जो घटना के मुख्य पात्र होते हैं। उस बदनाम कलंकित गर्भिता को देखने की आतुरता लोगों में बढ़ रही थी। सभा प्रारंभ हुई। एक और ऊंचे आसन पर गंधर्व सिंह, उनका पुत्र गजराज सिंह, पंडित श्री गोपाल तथा गांव के 2 अन्य सदस्य बैठे थे। बाकी सभी नीचे जाजिम बिछाकर बैठे थे। भीड़ काफी थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। प्रारंभ किया गंधर्व सिंह ने। मुलजिमा रेशमिया बेवा चंद्र सिंह अपने कसूर का इकरार करती है तो खड़ी हो जाए। रेशमिया लंबा घूंघट डाले खड़ी हो गई। सहस्त्रों आंखें अपनी दृष्टि से उसे छेदने लगीं। वह नीचे मुख किए पैर के अंगूठे से जमीन खरोंच रही थी। गंधर्व सिंह की आवाज गूंजी, रेशमिया, अपने इस गर्भ के लिए यदि गिरधर सिंह को जिम्मेदार ठहराती है तो बढ़कर उसका हाथ थाम ले। जब तक रेशमिया गिरधर की ओर बढ़ती, तब तक केतकी बिना घूंघट के चुपचाप चलती हुई आई और पंचायत के बीच में खड़ी हो गई। सभा के बीच नीचे को नजरें झुकाए खड़ी पंडित श्री गोपाल के बेटे की बहू को देखकर पंचायत के बीच में खुसुर फुसुर आवाज विलुप्त हो गई। सभी की निगाहें एक ही बिंदु पर गड़ गईं। वह थी केतकी। देर तक गंधर्व सिंह की ओर हिंसक दृष्टि गाड़े देखती रही। पंडित जी उसकी धृष्टता पर बौखला उठे। आखिर क्या हो गया है? यह केतकी यहां? गंधर्व सिंह प्रश्नात्मक दृष्टि से केतकी को देखे जा रहे थे। रेशमिया गिरधर के पास पहुंच चुकी थी। गिरधर सभा के बीच निर्विकार भाव से खड़ा हो गया। जैसे ही रेशमिया हाथ थामने को बढ़ी, केतकी ने जाकर रेशमिया को पकड़ लिया। नहीं, ठहर जाओ। तुम ठहरो तो सही। केतकी, क्या कर रही है बेटी? क्यों चली आई यहां? पंडित जी पहेलियों में उलझे बात समझने की कोशिश कर रहे थे। उसने ससुर की एक न सुनी, सीधे गंधर्व सिंह से प्रश्नोत्तर करने लगी। सभा में सन्नाटा था। सभी की सांस जैसे रुक गई। पंडित श्री गोपाल की बहू? आप रेशमिया से पहले मुझे बता दो, मैं किसका हाथ पकड़ लूं? पुत्र सरीखे बालक मणिकांत का या पिता समान ससुर का? प्रधान जी, आप ही बताओ, किसका? क्या कह रही है पंडित जी, यह श्रीकांत की बहू? गंधर्व सिंह ने श्री गोपाल की ओर उलझन भरी निगाह डाल दी। मेरी तो स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में नहीं आएगा पिताजी, लेकिन प्रधान गंधर्व सिंह की समझ में यह आएगा। ये सब कुछ जानते हैं। केतकी के इतने अशिष्ट शब्द पंडित जी का कौतूहल और बढ़ा गए। लोग मुंह बाए एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे तो आपका ही हाथ पकड़ना चाहिए, कहकर उसने गंधर्व सिंह को ऊंचे आसन से बलपूर्वक नीचे खींच लिया। वे इस अप्रत्याशित आघात से गिरते गिरते बचे। श्री गोपाल उठकर खड़े हो गए। आवेश में हक्का बक्का से कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। आपका अंश मेरे गर्भ में है। वह बोली तो प्रधान का चेहरा रक्त विहीन विवर्ण हो उठा।
वे कांप उठे, फिर भी किसी तरह साहस बटोरा। यह क्या क्या कह रही हो? क्या कर रही हो बहू? बहू बहू मत कहिए। बहू बहू यह रिश्ता आपके मुंह से उच्चारना शोभा नहीं देता। अब बस यह सुन लीजिए कि जो मैं कह रही हूं वह झूठ नहीं है। उस पंचायत के सारे नियम झूठ कर दिए केतकी ने। किसी का पाप कर्म किसी निर्दोष के सिर पर बड़ी आसानी से मढ़कर दाब ढक दिया जाता था और फिर से खुली छूट मिल जाती थी कुकृत्य के दोषी को। गंधर्व सिंह की सतयुगी छवि को तो उसने उसी दिन नंगा करने की ठान ली थी जिस दिन उसके साथ यह अनाचार हुआ था। अवसर की प्रतीक्षा में वह खून के घूंट अवश्य पीती रही थी। सभी विस्फारित नेत्रों से देखते रह गए, केतकी को, गंधर्व सिंह को। रेशमिया की खबर किसी को नहीं थी। रेशमिया, इधर आओ। तुम क्यों झूठ बोलती हो? बता दो तुम भी। कह दो मेरी बहन, सच सच कह दो, यह गर्भ किसका है? अपने देवर को क्यों घसीटती हो इन दरिंदों के बनाए नरक में? वह बिफर उठी। देवता समान ठाकुर गंधर्व सिंह को इस तरह बेनकाब करते हुए उस अदना सी लड़की को देखकर सब हतप्रभ थे। ऐसा साहस! ठाकुर गंधर्व सिंह ने क्या अच्छी परंपरा बना ली थी। उस गांव में ही नहीं, उस क्षेत्र के हर गांव में यह आसान नियम कुकर्मियों को दुग्ध स्नान करा देता था। क्या करते गांववासी? जानते तो थे यह सब, लेकिन उनका साहस, उनकी हिम्मत गंधर्व सिंह ने रहन रख ली थी। गरीब ग्रामीणों को ऋण देकर उस पर ब्याज की परतों का फौलाद चढ़ाकर ऐसा मजबूत शिकंजा बना दिया था कि उनकी 10 पीढ़ियां भी उसकी जकड़ को हिला नहीं सकती थी। जो आकंठ ऋण में डूबे थे, खरीदे हुए गुलाम थे, वे क्या आवाज उठाते? वे तो अत्याचारों को सहने के अभ्यस्त हो गए थे। अपने अधिकारों को गहरे गर्त में गाड़ चुके थे। जूझने की इच्छा ही नहीं रही थी उनके मन में। सदैव से शेर की तरह बलिष्ठ और वाक्पटु कुशल वक्ता गंधर्व सिंह इस समय पीले हुए कपकपा रहे थे। खड़े होने की शक्ति नहीं थी उनमें, और केतकी थी कि हाथ नहीं छोड़ रही थी। जैसे तैसे पंडित जी ने उन्हें छुड़ाकर सहारा देकर तख्त पर बिठाया और केतकी को ही बरसने लगे। पागल हो गई है क्या केतकी? सोच समझ नहीं रही तुम कि किसके लिए कह रही हो यह सब? पिताजी, सोच समझकर ही तो कह रही हूं। आपकी इज्जत आबरू को जलाकर राख कर दिया, फिर ये काहे के दोस्त हैं आपके? और मैं इनका? कहकर वह बिलख उठी। क्या बकती है? अभी तक बहुत सुन लिया, मुंह बंद कर ले नहीं तो। गंधर्व सिंह का बेटा गजराज गरजने लगा। नहीं तो? नहीं तो क्या करोगे? बोलो। मेरे पति श्रीकांत लौटेंगे तो क्या कहूंगी उनसे? कौन सा मुख लेकर जाऊंगी उनके समक्ष? बता दो मुझे। पिता के कुकर्मों की चर्चा नहीं सुनी जा रही। तुम सभी एक से हो। अपने कच्चे चिट्ठे न खुलवाओ मुझसे, मुझे सब पता है। सारे गांव की जनता का तुमने मुंह बंद कर रखा है। पैसे के जोर पर तानाशाही चला रहे हो। इनके नाम पर सरकारी ऋण इन तक पहुंचने ही कहां देते हो। सरकारी अफसरों को रिश्वत देकर सब तुम लोग ही हड़प लेते हो। उसी धन पर ब्याज लगाकर इन्हें बड़ी मिन्नतों के बाद देते हो। निरंतर कंगाली की ओर इन गरीब किसानों को ढकेलते जाने में ही तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है, नहीं तो मनमानी कैसे कर पाओगे? गंधर्व सिंह का न्याय जहां हो वहां पुलिस का क्या काम? क्यों, है ना? इस गांव में कभी पुलिस आई ही नहीं। क्या अच्छी बात है। चाहे कोई फांसी लगा ले, चाहे नदी ताल में डूब मरे। तुम्हारे विरुद्ध बोलने का साहस तो सब बेच चुके हैं। एक छत्र राज है तुम्हारा अत्याचारियों। लेकिन आंखें खोलकर देखो, आज पुलिस आ गई है। मैं लाई हूं पुलिस, क्योंकि मुझे तुम्हारा भय नहीं है। वह बोले जा रही थी, रोकने का साहस किसी में नहीं रहा। पुलिस के जवान पंचायत को चारों ओर से घेरे खड़े थे। सभी अचंभित हो उठे। यह पुलिस को खबर किसने कर दी? पुलिस इंस्पेक्टर चंदन वर्मा, केतकी का बाल सखा ही आया था अपनी गारद के साथ। केतकी ने इस अन्याय को मिटा देने की शपथ उठा ली थी। एक पत्र में सारी कहानी लिख भेजी थी और आह्वान किया था। चंदन, आज तुम्हें पुकारती हूं। सब कुछ लुट जाने के पश्चात
लेकिन यदि मैं चुप रही तो यही अत्याचार दोहराया जाता रहेगा। इस गांव की ना जाने कितनी युवतियां अपने मुख पर स्वयं ही कालिक पुतवाना स्वीकार करती रहेंगी, डर से, दुराचारियों के भय से। मैं पंडित श्री गोपाल के उज्जवल कुल की पुत्र वधू इस कुल के कलंकित होने के भय से यदि आज डर गई तो ना जाने कितनी केतकी यूं ही लुटती रहेंगी, बदनाम होती रहेंगी, और कितने नव युवक उस कलंक को अपने सिर लेकर आजन्म कुंठित होते रहेंगे। मेरे बताए दिन तुम्हें मधुपुर पहुंच जाना है। आजन्म तुम्हारी ऋणी रहूंगी। केतकी। चंदन वर्मा का हाँ में उत्तर मिला था। मणि ही तो गया था पत्र लेकर। अब मणि, वह नासमझ बालक, यकाएक समझदार हो उठा था। उस भयानक रात ने उसे असमय प्रौढ़ मन दे दिया था। सारे दिन चुपचाप न जाने क्या सोचता रहता था। चंदन का आश्वासन मणि की आंखों में ही चमकता देख लिया केतकी ने, और इस जुल्म को जड़ से उखाड़ने का बीड़ा उठा लिया उस कमनीय कन्या ने, जो छुई मुई सी इस गांव की धरती पर दुल्हन बनकर उतरी थी। गंधर्व सिंह के जेल जाने के पश्चात गजराज, उनका पुत्र, घायल शेर की तरह इधर उधर घूमता तो रहा, लेकिन केतकी के विरुद्ध कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। हार कर एक षड्यंत्री पत्र श्रीकांत को गुरुकुल के पते पर लिख दिया था। पढ़ा लिखा पति श्रीकांत, जिस पर केतकी को गर्व था, पत्र पाकर तुरंत दौड़ा चला आया। सभी को एक ही चिंता थी, अब श्रीकांत केतकी के साथ कैसे पेश आएगा? क्या उसके साहसीय सत्य को स्वीकार पाएगा? पिता के लाख समझाने पर भी वह वेद पाठी, पांडित्य कुशल गुरुकुल का विद्यार्थी श्रीकांत श्री राम का ही समर्थक हो उठा था, जिन्होंने प्रजा के केवल एक सदस्य के कहने पर सीता का त्याग कर दिया था। केतकी को समक्ष पाकर वह नत नेत्र इधर उधर तो झांक रहा था, लेकिन सत्यवादिनी अपनी पत्नी से दृष्टि एक नहीं कर पा रहा था। पढ़ी तो उसने जाबाला की भी कथा होगी, लेकिन जो सत्य काम जन्मेगा वह उसे कदाचित स्वीकार नहीं हो पाएगा। पत्नी के तन से हमेशा पराये स्पर्श की महक आती रहेगी, उसे सह नहीं सकता श्रीकांत। यही सोचकर पिता के चरण स्पर्श कर वह केतकी की ओर बिना देखे सीधा गुरुकुल लौट गया था, कभी न आने को। पंडित श्री गोपाल के दुख का ठिकाना न था। वे तो मित्र के छल से पहले ही आहत थे, टूट चुके थे, और पुत्र से उन्हें ऐसी आशा कदापि न थी। पिताजी, जिस बेटे के लिए आप मुझे ब्याह कर लाए थे, उसी ने मेरे कारण आपका घर त्याग दिया। फिर मेरा यहां रहना? वह अपने गांव जाने की सोच रही थी। पंडित श्री गोपाल ने एक बार अपने घर की ओर देखा। कोई न कोई हादसा, कोई न कोई छल उनके घोंसले के तिनकों को झंझावात सा उजाड़ता ही रहा है। हर बार वे लुटे हैं, न जाने क्यों। गांववासी सभी पंडित जी के घर आ घिरे थे। पंडित जी एक दिन अपनी सारी संपत्ति कचहरी जाकर केतकी के नाम लिखवा लाए। बेटी संभालो, मैं बूढ़ा हो गया हूं अब, वे कागज थमाते हुए बोले। पिताजी, यह सब मणि का है। मणि तुम्हारा है बेटी, मैं निश्चिंत हूं अब। कुछ माह बाद पंडित श्री गोपाल के घर केतकी के गर्भ से उस बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम स्वयं मणि ने अपनी हथेली पर लिखकर भाभी को दिखाया, सत्यव्रत। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।